WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक 422 मिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर में डायबिटीज है। डायबिटीज के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो एक डरावना आंकड़ा है। मैं अगर आपको कुछ आंकड़े बताऊं जो कि भविष्य के आंकड़े हमें दिखाते हैं, उनके हिसाब से 2021 में 537 मिलियन लोगों को डायबिटीज था दुनिया भर में, और 2030 तक ये आंकड़ा 643 तक बढ़ सकता है, 643 मिलियन। और अगर आप और 5 साल आगे जाएं तो ये 783 मिलियन तक छू सकता है जिन लोगों को डायबिटीज होगा। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि क्यों इतनी तेजी से डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। भारत को तो डायबिटीज का कैपिटल तक कहा जाने लगा है। डायबिटीज के मामले सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। डायबिटीज की वजह से 1.5 मिलियन डेथ्स पर ईयर हो रही हैं, ये WHO का दावा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप खर्ब। स्वागत है सर आपका। और उनसे जानेंगे कि आखिर डायबिटीज है क्या, वो किस तरह से डेथ का कॉज बन रही है, युवाओं में, बुजुर्गों में, किशोरों में डायबिटीज के मामले इतने बढ़ क्यों रहे हैं। एक और बेहद ही अहम सवाल ये है कि क्या डायबिटीज से आप पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं या नहीं। डायबिटीज है क्या, किस तरह से ये आपके शरीर में बनती है और कितनी नुकसानदायक आपके लिए ये हो सकती है। इन सभी सवालों के जवाब आज लेते हैं डॉक्टर संदीप खर्ब से। तो सबसे पहले सर, डायबिटीज आखिर है क्या और क्यों ये इतना भयंकर रूप लेती जा रही है। मैम, डायबिटीज़ जो है अपने आप में एक स्टेट है शरीर के अंदर जिसके अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसको होने के दो मुख्य कारण हैं, या तो शरीर में इंसुलिन कम बनता है, या फिर दूसरा वजह हो सकता है कि इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो एक्शन नहीं कर पाता है। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो मान लीजिए कि किसी इंसान में उन्हें खाना खाया, जब इंसान खाना खाता है तो उसमें से आंतों में जाके उसमें से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। ये ग्लूकोज आंतों से ब्लड के अंदर आ जाता है। यहाँ पर इंसुलिन का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन है तो वो एक चाबी की तरह काम करती है। वो सेल के अंदर चाबी लग जाती है और ये ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर पहुँच जाता है, तो सेल को ऊर्जा मिल जाती है ग्लूकोज की फॉर्म में और ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ये चाबी ना हो, मान लीजिए इंसुलिन ना हो, तो हमारे शुगर लेवल ज़्यादा रहने लगेंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए चाबी है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही है, वो उस लॉक, उस ताले के अंदर फिट नहीं हो रही है, तो उस केस में भी ब्लड शुगर हाई रहेगा लेकिन सेल को वो ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो इस तरह से डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहेगा, जिसको आमतौर पे शुगर कह के इसीलिए लोग इसको बोलते भी हैं। तो जो आपने दो चीजें बताई, क्या डायबिटीज के टाइप भी उन्हीं दो चीजों पर डिपेंड करते हैं? हाँ, मुख्य तौर पे मैम डायबिटीज जो है एक टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें कि इंसुलिन बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसका जो रीजन है वो ऑटो इम्यूनिटी, मतलब आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए, वो माना जाता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है सबसे कॉमन डायबिटीज मैम टाइप 2 है, जो कि अराउंड 90% लोगों में देखने को मिलता है। वो उसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो काम नहीं कर पाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसको। इसके अंदर समय के साथ इन पेशेंट्स में भी धीरे धीरे इंसुलिन की और कमी होती जाती है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज है। अच्छा, धीरे धीरे इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है। पहले तो काम ही नहीं करता है लेकिन फिर धीरे धीरे वो बनना भी कम हो जाता है। हाँ, टाइप 1 में तो मैं बनता ही नहीं है, टाइप 2 में बनता है लेकिन काम कम करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो इंसुलिन बनने की क्षमता भी कम होगी, तो थोड़ी थोड़ी दवाई की जरूरतें समय के साथ टाइप 2 में बढ़ती जाती हैं। इसी प्रकार एक टाइप 3 डायबिटीज है जिसमें बहुत छोटी छोटी लेस कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज रखी जाती हैं। और टाइप 4 जो डायबिटीज है वो मैम प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होता है उसे कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान जो शुगर डायबिटीज की बीमारी होती है उसे टाइप 4 बोलते हैं। अच्छा, आपने टाइप 3 और टाइप 4 की बात की। मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों को उधर पता होगा कि डायबिटीज के और दो प्रकार भी हैं जिनकी आपने बात की। ज्यादातर टाइप 1 और टाइप 2 की ही बात की जाती है। आप अगर थोड़ा सा और इस पे बता पाएं कि किन लोगों को होता है, रीजंस क्या रहते हैं। देखिए मैम, जैसे मैंने बताया कि टाइप 1 5 to 10% में रहता है, टाइप 2 जो है अराउंड 90% में रहता है, टाइप 3 जो है काफ़ी कम होता है लेकिन वो बड़ा ही सेलेक्टिव अलग किस्म की डायबिटीज़ होती है। मान लीजिए किसी पेशेंट में पैंक्रियाज का ट्यूमर हो गया या किसी पेशेंट के अंदर पैंक्रियाज नेक्रोसिस हो गया, मतलब पैंक्रियाज डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो एक टाइप 3 का एक सब टाइप हो जाता है, टाइप 3C। इसी प्रकार से किसी को बर्थ से ऐसे डिफेक्ट हैं, एक सिंगल जीन में डिफेक्ट है लेकिन उसकी वजह से उसकी बॉडी जो है इंसुलिन कम बनाती है लेकिन थोड़ा कम बनाती है, तो उसे मोडी बोलते हैं हम। तो ऐसे ऐसे, और मान लीजिए किसी को दवाई की वजह से शुगर हुआ है, किसी और बीमारी है, जैसे किसी दूसरी बीमारी, दूसरे हार्मोन ज्यादा बने उससे जो शुगर लेवल बढ़ रहा है, इस तरह की जो लेस कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है उन सबको एक ग्रुप में टाइप 3 में कर दिया है।
टाइप 4 तो देखो रिलेटिवली कॉमन है, सब जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान यूजुअली बॉडी के अंदर काफ़ी बदलाव होते हैं और उसकी वजह से आमतौर पे 6 से 7 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारे पेशेंट्स में आज के दिन हम देखते हैं कि शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो ये जो टाइप 4 डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, क्या आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब आफ्टर डिलीवरी ये ठीक हो जाता है विदाउट मेडिसिन? हाँ, मुख्यतः तौर पे मैम आप पाएंगे कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है जो आम तौर पे लास्ट 3 to 4 मंथ्स में होता है, जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद इसमें शरीर में बदलाव बहुत जल्दी सामान्य हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा सर्टन नहीं है। आमतौर पे देखा गया है कि आप डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद दोबारा टेस्ट करें और कंफर्म करें। इसमें भी डेटा ये है कि 5 से 10 साल के अंदर 50% लेडीज जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है उनको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। 50% में चांसेस रहते हैं। टाइप 2 के हो जाते हैं? टाइप 2, हाँ, टाइप 1 तो बिल्कुल अलग हो जाता है, तो टाइप 2 डायबिटीज उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। 44% लोग पूरी दुनिया में अनडायग्नोज्ड हैं डायबिटीज से, ये WHO का डेटा कहता है। तो डायबिटीज का लेट डायग्नोज होता है या डायग्नोज ही नहीं होता, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए मैम, इसका मैं पहले भी कई बार मैंने बोला है कई मीटिंग्स में कि डायबिटीज का सबसे कॉमन लक्षण क्या है कि कोई लक्षण नहीं है। ये सबसे बड़ी व्यथा कह सकते हैं आप डायबिटीज की, या डॉक्टर्स की व्यथा भी कह सकते हैं आप, कि हमारे पेशेंट का शुगर 180 है, 200 है, उनको महसूस ही नहीं होता है। आप पेशेंट को दोष भी नहीं दे सकते, लेकिन अब उनको मालूम नहीं है तो वो आते नहीं है। तो डायबिटीज के लक्षण आमतौर पे जब आने शुरू होते हैं तो तब होते हैं जब आपका शुगर जो है 180-200 को क्रॉस करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक सर्टेन लेवल, जैसे अगर आपका ब्लड ग्लूकोज 180 से कम है तो आमतौर पे किडनी बॉडी के अंदर घूमता रहता है, लेकिन जब 180-200 को क्रॉस करता है तो वो एक किडनी का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है, तो बॉडी फिर ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन में पास करती है, तो पेशेंट आमतौर पर ज़्यादा यूरिन आना इससे स्टार्ट करते हैं, प्यास ज़्यादा लगना। तो ये सब लक्षण तब शुरू होते हैं जब शुगर 180-200 को क्रॉस करता है। लेकिन नॉर्मल लोगों का शुगर जो है खाली पेट 100 से कम रहता है। तो जो बीच वाला विंडो है ये बड़ा सारा हमारा मिस हो जाता है, पेशेंट को भी सिम्टम नहीं है। एक और विडंबना ये है कि अगर किसी का शुगर मान लीजिए कि 150 है और वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है 6 महीने साल के अंदर, तो आपने देखा हो कई बार 300-400 वाली शुगर को भी लक्षण नहीं, पता नहीं चल रहे। तो ये एक बड़ी विडंबना है डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। लेकिन इसका बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है, WHO है, इंडियन सोसाइटीज हैं, सबने डायबिटीज की एक रूटीन स्क्रीनिंग भी बताई हुई है। हमें ये भी बताया गया है कि किन पेशेंट को जल्दी स्क्रीनिंग करना है। अगर आप देखेंगे कि तो जो साउथ ईस्ट एशिया है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप, तो हमारे यहाँ तो वैसे भी हम एज ए रेस हमारे को डायबिटीज रिस्क ज्यादा है, तो हमारी स्क्रीनिंग तो पहले शुरू हो जानी चाहिए। तो अगर हम स्क्रीनिंग करेंगे तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हम टाइमली अपना स्क्रीनिंग का सिस्टम अडॉप्ट करें। ठीक, आपने अभी एक बात कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्क्रीनिंग की सलाह दी जाती है, तो वो कौन से लोग होंगे? मुख्य तौर पे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग जिनको दिया वो होते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है। अगर किसी इंसान का बॉडी वेट ज़्यादा है, एक BMI करके एक क्राइटेरिया रहता है जिसमें वेट एंड हाइट आप कैलकुलेट करते हैं, वो अगर 23 से ज़्यादा है इंडियन कॉन्टिनेंट में, या ये कह सकते हैं किसी लेडी जिसका वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, या पुरुष का 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, प्लस उनके परिवार में किसी को भी अगर डायबिटीज़ है, या लेडी को PCOD की बीमारी है, या कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, BP ज़्यादा है, इनफर्टिलिटी है, शरीर पे कुछ निशान होते हैं जैसे गर्दन कई बार डार्क आपने देखा होगा तो वो रहती है, तो ये सब मार्कर्स होते हैं और भी बहुत सारे। तो उनके हिसाब, या जेस्टेशनल जैसे किसी को अगर प्रेगनेंसी में पहले डायबिटीज हुआ, तो इन लोगों में एडवाइजेबल ये रहता है कि आप रूटीनली डायबिटीज स्क्रीनिंग करते रहें, और 35 ईयर्स के बाद तो एक बार जरूर सबका कर ही लेना चाहिए। डॉक्टर, आपने अभी एक बात कही कि कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप ध्यान में रखें, जैसे गर्दन पे कालापन होना, तो ऐसे कौन से कॉमन साइन होते हैं, 5, 4, 3, या जो भी आपको लगता है कि ये वो चीजें हैं जो आप विजिबली मतलब आपको दिखती हैं और आपको सोचना चाहिए कि अब मुझे स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए डायबिटीज की? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम देखते हैं किसी भी इंसान को, तो हमारे सबसे पहले हमारा ध्यान उसके पे जाना चाहिए कि उसका बॉडी फैट कैसा है या शरीर का प्रकार कैसा है। जो नाशपाती की तरह का अगर शरीर है, आप देखते हैं कि पेट के आसपास या बेल्ट बहुत ज़्यादा चौड़ी है, तो वो सबसे पहला एक रिस्क फैक्टर आता है। इसके साथ में अगर आप पाते हैं किसी पेशेंट के गर्दन के ऊपर स्किन, चमड़ी मोटी हो गई है या काली हो गई है, तो वो भी एक डायबिटीज़ का रिस्क मार्कर है। आप बगलों में या बाजू के जहाँ पर भी स्किन फोल्ड बनते हैं, अगर वहाँ पे स्किन मोटी हो रही है, वो भी डायबिटीज़ का मार्कर है। साथ में ये भी देखा गया है कि जो कोलेस्ट्रॉल के मार्कर होते हैं, जैसे कि आंखों के आसपास एक थक्के से जम जाना, तो वो सब भी एक तरह से इनडायरेक्टली
डायबिटीज़ के मार्कर भी माने जाते हैं। इसके अलावा अगर मरीज़ बताता है कि उनको बार बार कट्स हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, नाखून देख सकते हैं, नाखूनों के अंदर अगर आपको लगता है कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट के पाँव पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगर पाँव के ऊपर आप देख पाते हैं कि उनके पाँव डिस्कलरेशन या पाँव डार्क निशान चकत्ते वगैरह दिखाई देते हैं आपको, या घाव हो रहे हैं, तो ये सब डायबिटीज़ के मार्कर हो सकते हैं। ठीक, तो हमने मार्कर्स की बात की, हमने समझा कि डायबिटीज़ है क्या। अब आगे बढ़ते हैं और आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि अगर एक बार डायग्नोज हो जाता है कि आपको डायबिटीज़ है, तो व्हाट नेक्स्ट, अब आप क्या करें कि आप डर जाएं कि अब तो ठीक ही नहीं होगी डायबिटीज़, मुझे ज़िंदगी भर के लिए मीठा शुगर सब छोड़ना पड़ेगा। देखिए, डायबिटीज़ अगर हम इलाज की बात करते हैं तो ये कुछ मामले में सत्य है कि डायबिटीज़ के मरीज़ को परहेज तो उसके एक कॉर्नर स्टोन ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। घूमना फिरना, समय के साथ व्यायाम करना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अपना हेल्दी खाना खाना। जब हम बात करते हैं आपको खाने में परहेज करने हैं, तो खाने में परहेज का मतलब ये नहीं कि आपको खाना छोड़ देना है। खाने में परहेज का मतलब है कि पेशेंट वो खाना खाएं जो उनकी सेहत के लिए अच्छा है, जो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं उनके लिए भी अच्छा है वो खाना। जैसे कि अगर हम मान लीजिए ज़्यादा फाइबर कंटेंट का खाना खाते हैं, हम वसापूर्ण खाना कम लेते हैं, हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, तो वो मेरे लिए सबके लिए अच्छा है, तो मरीजों के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ अगर उनको जैसे मीठा अगर लेना है तो नेचुरल शुगर वाली चीज़ें फिर भी थोड़ी बहुत ली जा सकती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो चीज़ें नेचर ने ही नहीं बनाई, अगर उनको आप बाहर से लेंगे तो वो आपका नुकसान बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने हैं, परंतु हाँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। अभी डॉक्टर आपने बोला कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल ना करें। मैंने भी कई जगह ये देखा है कि मना किया जाता है कि वो आपको जितना शायद फायदा नहीं पहुंचाता उतना नुकसान दे सकता है। किस तरह से वो नुकसानदायक हो सकते हैं? देखिए मैम, अभी तो WHO ने भी बड़ी क्लियरली मेंशन किया है। हुआ क्या है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, समाज में एक संदेश ये था कि आप कितना भी लेते रहें, वजन तो उससे बढ़ता नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहते हैं। अब जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनमें तो WHO बोलता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेटा ये है कि इनको खाने से रादर वज़न बढ़ता है, क्योंकि ये एपेटाइट, भूख को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ इन पेशेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम वगैरह भी ज़्यादा देखी गई है। डायबिटीज़ के मरीजों में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु वो भी एडवाइजेबल या फ़ायदे की चीज़ नहीं है। ऐसा देखा गया है कि अब आर्टिफिशियल स्वीटनर आप लेते हैं, ना सिर्फ वेट बढ़ता है बल्कि आपके जो आंतों के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनका नंबर कम हो जाता है, जो आने वाले समय में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से हार्ट प्रॉब्लम का भी चांसेस है, पॉसिबली किडनी प्रॉब्लम के भी चांसेस ज़्यादा मात्रा में दवाई लेने से बढ़ सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहा जाए और ये मिसकंसेप्शन, जो भ्रांतियाँ समाज में कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी, आपने एक और बात कही कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये तो हुआ कि पेशेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले आपने बताया कि कौन लोग हैं जो कि रिस्क में हैं। तो जिन्हें ये पता है कि हमें आगे जाकर डायबिटीज़ हो सकता है, वो डायबिटीज़ होने से पहले ऐसा क्या करें कि वो डायबिटीज़ के खतरे को टाल सकें? बड़ा अच्छा सवाल है मैम, क्योंकि सबसे बड़ा अगर आप देखें तो मेडिकल प्रोफेशन में कॉन्सेप्ट होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और डायबिटीज़ तो बहुत हद तक प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल इस तरह से है कि अगर किसी भी इंसान को मान लीजिए डायबिटीज़ होने का खतरा है या नहीं भी है, मैं तो कहता हूँ वो अपना जो है वजन कम रखे, खास तौर पे वो अपना पेट के आसपास जो फैट है उसको कम रख के अपना रिस्क काफ़ी हद तक कम रख सकते हैं। साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक्टिव रहें, अपना मसल मास अच्छा बिल्डअप करके रखें। इसके साथ में समय से सोना। अभी अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली, बाकी तो फिजिकल इनएक्टिविटी ये सब तो हमेशा से ही जाना गया है, बट जो रिसेंट डेटा आया है काफ़ी हद तक उसमें कम सोना, लेट सोना, पोल्यूशन, ये सब चीज़ें ऐसी देखी गई हैं जिनसे डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी बढ़ता है। तो ये हमें अपनी दिनचर्या में बड़े बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। डॉक्टर, आपने कहा कि अपने नॉर्मल शुगर को मेंटेन करके रखें, डाइट ऐसी रखें कि आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़े ना। तो नॉर्मल शुगर लेवल होता क्या है? किस मतलब जो क्राइटेरिया है कि अगर इससे नीचे है तो नॉर्मल है, ये है तो आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर इतना आता है तो आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं? देखिए, अगर हम समाज की बात करते हैं जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है जैसे, तो नॉर्मल शुगर लेवल जो है वो इस तरह डिफाइन होता है कि अगर किसी भी इंसान का खाली पेट शुगर जो है वो अगर 100 से कम है या 100 से कम है तो वो एक सेफ नंबर है। इसके साथ में लेकिन अगर वो ब्लड शुगर खाली पेट वाला 100 और 125 के बीच में है तो प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज माना जाता है। इसी तरह से 126 या उससे ज़्यादा शुगर है तो वो डायबिटीज़ की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा तरीका डायबिटीज़ चेक करने का है कि आप
ग्लूकोज दें और ग्लूकोज पीने के 2 घंटे के बाद चेक करें, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है। तो अगर किसी भी इंसान, नॉर्मल इंसान का जो शुगर होगा 2 घंटे के बाद वो 140 से कम आएगा मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि एक प्री डायबिटीज़ वाला जो स्टेज होता है या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जिसे बोलते हैं, वो 140 से 199 के बीच में होगा। लेकिन अगर वो 200 से या 200 से ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ की रेंज में आता है। इसके साथ में अगर किसी भी इंसान का कभी भी शुगर 200 से ज़्यादा आ रहा है रैंडम, और उसके साथ में उसको लक्षण है हाई शुगर के, जैसे कि पेशाब ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना या वजन कम होना, तो वो अपने आप में डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बन जाता है। ठीक। तीसरा तरीका जो डायबिटीज़ डायग्नोज करने का है वो HbA1c का है। HbA1c एक तरीका है जिसमें पिछले 3 महीने के एवरेज शुगर की मात्रा शरीर में अंदाज़ा लगाया जाता है। तो अगर किसी इंसान का HbA1c 5.7% से कम है तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर वो 5.7 to 6.4 है तो प्री डायबिटीज़, और 6.5 से ज़्यादा को डायबिटीज़ माना गया है। इसमें कई बार हो सकता है कि आपकी रिजल्ट तो इन बिटवीन है, तो उस कंडीशन में आप उस टेस्ट को रिपीट भी कर सकते हैं टू कंफर्म। ठीक। तो सबसे बेस्ट कौन सा टेस्ट है जो आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट नतीजे देगा? देखिए, हर टेस्ट की लिमिटेशंस है मैम, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। जैसे HbA1c बहुत अच्छा तरीका है, इसको सैंपल को किसी भी समय लिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है तो अगर किसी में खून की कमी है या रिसेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो वहाँ पर उसकी कुछ मतलब लिमिटेशंस आ जाती हैं। फास्टिंग शुगर करने में बहुत आसान है, आप मरीज किसी को बोल सकते हैं खाली पेट आ जाएं, लेकिन अगेन मरीज खाली पेट है नहीं, हमारे यहाँ चाय पीने का बहुत चलन है, उसकी एक लिमिटेशन है। रैंडम ग्लूकोज आप कह सकते हैं, लेकिन रैंडम खाने के आधे घंटे बाद भी हो सकती है, 3 घंटे बाद भी हो सकती है, कम भी खा सकते हैं, ज़्यादा भी खा सकते हैं। इनमें करने में सबसे मुश्किल ग्लूकोज टॉलरेंस है जिसमें 75 ग्राम, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी बड़ी है। हाँ, तो मतलब आप शायद तीनों को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग डायग्नोसिस है, एक बार का डायग्नोसिस नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ तीनों टेस्ट करें ताकि पेशेंट को आप क्लियर कट बताएं कि देखो या तो आप नॉर्मल हो या आप प्री डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ हो, क्योंकि हमारा इलाज भी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदलता है। ठीक। आपने चाय की बात की, चाय हम इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटीज के मरीज या नॉर्मल लोग भी जो सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, आप वहाँ क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है? सिर्फ डायबिटीज वाले मरीजों के लिए नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए भी। देखिए, ऐसे तो चाय के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, तो ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं। दूध वाली चाय, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जब आप दूध वाली चाय चीनी डाल के लेते हैं तो उसमें कैलोरीज भी हैं, न्यूट्रिशन भी है, और थोड़ा एसिडिटी का भी प्रोबेबिलिटी रहता है। तो आपको देखना पड़ेगा आप कितनी बार ले रहे हैं उसको। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, चाय सूट नहीं करता, तो आप मत लीजिए उसको। अदरवाइज मैं ये भी देखता हूँ बहुत पेशेंट्स आते हैं, वेट ज़्यादा रहता है, वो चाहते हैं वेट कम करें, वो कहते हैं हम कुछ खाते ही नहीं, हम तो एक रोटी खाते हैं, लेकिन वो 5 चाय पी जाते हैं, उनके साथ 5 बिस्किट भी खा जाते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आप क्या सोच के उसकी चीज़ को ले रहे हैं। तो आपको अपनी सेहत के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। और खाली पेट सुबह जो चाय लेते हैं वो ले सकते हैं या नहीं? मैं कहूँगा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एसिडिटी इस तरह के इशू तो ना लें। डॉक्टर, डेटा के हिसाब से 1.2 मिलियन बच्चों में जो कि 19 साल से छोटे हैं, 0 से 19 ईयर का जो ग्रुप है, उनमें डायबिटीज है। तो बच्चों में डायबिटीज बढ़ने का क्या रीजन है? ये तो मैम बड़ा ही मतलब सैड या सॉरी स्टेट है हमारे देश में इस समय। आपको अचरज होगा कि हमारी ओपीडी में आम तौर पे तो 0 to 19 तो एक अलग बात होगी, 10 साल, 8 साल, 12 साल के इतने बच्चे आज के दिन डायबिटीज़ के साथ आ रहे हैं। तो पहले शायद आज से 10 साल पहले महीने में एक आता था, तो आज दिन हफ्ते में 2-3 आ जाते हैं। तो बच्चों में डायबिटीज़ होने का सबसे मुख्य वजह जो मुझे समझ में आता है वो मोटापा ही है। आज के दिन हमारे पास जब भी बच्चे आते हैं हम देखते हैं कि बच्चे ओवरफेड हैं। उसमें मुझे लगता है कि कोविड वाला जो फेज़ रहा है उसने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हुई है बच्चों में। आज के दिन जिस तरह से बचपन छीन लिया गया है बच्चों से, मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई के ऊपर जो ध्यान जा रहा है, ट्यूशन्स, क्लासेस, फिर उसके साथ में लाइफस्टाइल भी बदल गया है। अब बच्चे या जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर शायद खेलने के उतने अवसर उनको नहीं मिलते हैं। बच्चे अपने घर में ही, या मे बी न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है कि बच्चे अपने घर में ही मोबाइल पे गेम खेल लेते हैं। जंक फूड इसमें कुछ जंक फूड को तो मतलब आप कह ही नहीं सकते हैं कि कितना नुकसान है उसका। और मैं ये यहाँ पे एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि जंक फूड का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से जो खा रहे हैं वो जंक फूड है। कोई भी चीज़ इसमें न्यूट्रिशन कम है और कैलोरीज ज़्यादा है वो जंक फूड है। अगर आप समोसे खिला रहे हैं अपने बच्चों को, दूध के अंदर शेक्स पिला रहे हैं कुछ कुछ मिला के, अगर अपने बच्चों को आप बर्गर पिज़्ज़ा के साथ में पूरियाँ पकोड़े खिला रहे हैं, तो वो भी उस समय बच्चे के लिए जंक फूड है, क्योंकि वो आप उसको उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं। अब
ये सब चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब दूध बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर आप दूध के अंदर मिल्क शेक बनाएंगे तो वो आप उसको रिलेटिवली अनहेल्दी तो खुद ही कर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि मोटापा जो अपने आप में एक प्रॉब्लम है, वो स्मोकिंग की तरह है। जैसे हम कहते हैं भी स्मोकिंग का क्या है, आपने स्मोक किया, उसके बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन जितने साल आप ज़्यादा स्मोक करते हो उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसका कॉन्सेप्ट भी होता है पैक ईयर्स, कि आपने कितने सिगरेट कितने साल पी। आप मान लीजिए आने वाले समय में ये भी कॉन्सेप्ट होगा कि मोटापे के भी ईयर्स होंगे। जितने साल आप ज़्यादा मोटे रहेंगे उसका नुकसान आपको ऐड होता जाएगा। तो अगर बचपन में मोटापा है तो वो आपकी ज़िंदगी में और ऐड हो गया है। ऐसी भी स्टडीज़ हैं जिनमें ये देखा गया है कि जो लोग बचपन में मोटे होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है बड़े होकर वेट कम करना, एज़ कम्पेयर टू जो लेट एज में जाके वजन गेन करते हैं। अच्छा, तो मतलब जो बढ़ा हुआ वजन है वो बोझ बन रहा है आपकी सेहत पर भी शुरुआत से ही। मतलब जितने साल ऐड होते जाएंगे उतने ही रिस्क आपके साथ और ऐड होते जाएंगे। जी, तो आपने बहुत जानकारी दी, बहुत काम की बातें भी बताई। अब बात करते हैं डायबिटीज की, जो हमने सबसे पहले जिक्र किया था, जिसका कि क्या डायबिटीज को ठीक भी किया जा सकता है। इतने नुकसान हैं, इतनी परेशानियां हैं, लेकिन क्या इन सब से मुक्ति मिल सकती है? देखिए मैम, आज के दिन एक बहुत ही फैशनेबल टर्म चल रही है, डायबिटीज़ रिवर्सल। अब फैशनेबल में इस तरह कहूँगा कि कोई भी बात मैं मानता हूँ सत्य 100% सच और 100% झूठ नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ सत्यता होती ही है। डायबिटीज़ रिवर्सल तो देखो एक तरह से वो चीज़ हो गई कि भाई डायबिटीज़ ख़त्म हो गई, तो ऐसा तो काफ़ी हद तक संभव नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ रेमिशन करके एक टर्म है, तो ये रेमिशन की टर्म है, ये कैंसर से आई है कि भाई जैसे किसी को कैंसर हुआ, इलाज हुआ, कैंसर खत्म हो गया, लेकिन कल को तो आ सकता है, फिलहाल नहीं है। तो इस तरह से डायबिटीज़ रेमिशन आप प्राप्त कर सकते हैं कि भाई आपको डायबिटीज़ की बीमारी हुई, आपने उसके लिए इलाज लिया, उसमें आपने कुछ बदलाव किए, अब आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, कल को वो ज़रूरत आ सकती है आपको, तो रेमिशन आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। रेमिशन की स्टेज भी आप परहेज के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप बेफिक्र होकर जी सकते हैं? नहीं, वो परहेज तो लगे ही रहेंगे मैम। इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हर इंसान डायबिटीज़ रेमिशन नहीं अटेन कर सकता। अगर हम बात करें तो इसमें एक बड़ा ही ना 2-3 बड़ी अच्छी स्टडीज़ हुई हैं मैम। मैं नाम लेना चाहूँगा, एक डायरेक्ट ट्रायल करके हुआ था यूके में। वहाँ पर ये देखा गया कि जिन लोगों को 6 साल से कम की डायबिटीज़ थी, जो ओवरवेट थे, जो लोग इंसुलिन पे नहीं थे, मतलब सरल भाषा में समझे, नई डायबिटीज़ हुई है, आपका इंसुलिन पे भी आप नहीं है, वजन ज़्यादा है, उन लोगों को जब उनको बहुत लो कैलोरी डाइट पे डाला गया, काफ़ी कम खाना उनको, जैसे 800-850 किलो कैलोरी खाना दिया गया और फिजिकल एक्टिविटी के लिए बताया गया, तो उनमें से अराउंड 46% लोगों ने 1 साल के अंदर डायबिटीज़ रेमिशन में चले गए। वो 40%? 46% बिल्कुल। लेकिन 2 साल पे वो 36% हो गए, 5 साल पे वो 11% के आसपास हो गए। लेकिन देखिए ये अपने आप में बड़े नंबर हैं, बड़े नंबर। आप मान लीजिए अगर आप 100 डायबिटीज़ के मरीज देख रहे हो, 50 या 40% में भी हो रहा है, तो बड़े नंबर हैं, हम समझ। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि देखो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अच्छी बात क्या हुई है, इसमें तरीका पता चला है जी। तरीका क्या है कि आप अपना वेट लॉस करें। उसमें ये देखा गया है कि जिन लोगों ने 10 से 15% अपना बॉडी वेट कम किया, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी डायबिटीज़ रिवर्सल की। ऐसे ही एक कतर में स्टडी हुई है, उसमें 3 साल पुराने डायबिटीज़ के मरीज लिए गए थे, उसमें इससे भी अच्छा डेटा है, क्योंकि इसमें 3 साल और भी नए पेशेंट्स थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको रिसेंटली डायबिटीज़ हुई है, पिछले कुछ सालों में आपका वजन ज़्यादा है, एक टेस्ट होता है सी पेप्टाइड, जो ये बताता है कि शरीर के अंदर कितना इंसुलिन बनता है, वो आपका ठीक ठाक लेवल पे है, तो आप एफर्ट्स करें और ये जो बदलाव है लाइफस्टाइल में ये लाएं, अपने डॉक्टर से मिलें, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप डायबिटीज़ को रेमिशन में चले जाएं और आने वाले समय में उसको मेंटेन भी कर पाएं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और ये टाइप 2 डायबिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल। हाँ, ये टाइप 1 के लिए ये नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मे भी उतना नहीं, लेकिन ये जो बदलाव अगर टाइप 1 डायबिटीज़ भी अपने दिनचर्या में लाते हैं, मान लीजिए, ऑफ कोर्स उनको अपना न्यूट्रिशन पूरा करना है, लेकिन अच्छा खाना, हेल्दी खाना वो करते हैं, तो उनकी जो दवाई की ज़रूरतें हैं वो कम हो जाएंगी, उनका शुगर कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। तो वो कहा ना, अच्छी आदत का नुकसान तो कभी होता नहीं। हाँ, डायबिटीज से होने वाले दूसरे खतरों के रिस्क भी, मतलब अगर देखिए डायबिटीज के अगर हम खतरों की बात करते हैं तो मुख्य तौर पे जो आंखों पे, गुर्दे पे या नसों पे नुकसान होता है वो तो शुगर लेवल से ही जुड़ा हुआ है। तो आप शुगर लेवल ठीक करेंगे तो वैसे ही आपके खतरे कम हो जाते हैं।
हार्ट प्रॉब्लम वगैरह में भी अर्ली स्टेजेस में शुगर कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर जब आप ये जो जिन चीज़ों की हम बात करें, वेट कम करना, उसमें तो बीपी भी बेहतर होगा, कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर होगा, आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, मसल मास डेवलप होगा। तो आपको तो इसमें एक फायदा नहीं, आपको कई फायदे, बहुत सारे फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ बिल्कुल। और नुकसान जीरो साइड इफेक्ट्स हैं, जो हम लोग हमेशा कहते हैं हर चीज़ में। डॉक्टर से हमसे पूछा जाता है कि दवाई के साइड इफेक्ट तो नहीं है। देखिए वो तो मतलब लोगों को आयरन की गोली से भी एलर्जी मतलब साइड इफेक्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, उनसे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो तो बेस लाइन है। और जब हम किसी को दवाई लिखते हैं तो हम ये सोच के नहीं लिखते हैं मैं दवाई देना है, मैं हमारा एम होता है कि ये परहेज और ये सब तो आप करेंगे ही करेंगे, उसके ओवर एंड अबव जब हमें ज़रूरत लगती है तो हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं। और ऑफ कोर्स मरीज़ के ऊपर डिपेंड भी करता है। जो मरीज़ बहुत अच्छे से परहेज करते हैं, अपना वजन कम करते हैं, उनकी दवाई कम या बंद भी हो जाती है, और जो नहीं करते हैं उनकी दवाई बढ़ती भी है। कई बार मानना पड़ेगा ये भी कि कुछ परसेंट ऐसे मरीज होते हैं जिनका शुगर उनके परहेज के बावजूद भी नहीं होता, तो उसमें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल साइंस के बाद डायबिटीज़ का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और हम अच्छे से शुगर कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर डायबिटीज पूरी तरह से मरीज के हाथ में है कि वो किस तरह से या तो उसे बढ़ा ले या उसे कम करे। बिल्कुल ठीक, आपने बताया कि डायबिटीज रेमेंशन जो है वो स्टेज हर कोई नहीं पा सकता, तो वो कौन से लोग होंगे जिनके लिए ये रास्ता थोड़ा मुश्किल रहेगा? देखिए, अगर किसी की लंबी डायबिटीज़ होगी, जैसे कि हम कहेंगे 5-7 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ हो गई है, कोई इंसान जो पतला है, क्योंकि आमतौर पे मानिए जो पतले लोग हैं इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब जो पतले हैं वो पेशेंट जो पहले ही इंसुलिन पे हैं, इसका मतलब इंसुलिन बन ही कम रहा है, वो मरीज। इसके साथ में टाइप 1 डायबिटीज़ जैसे हमने बताया वो है, तो ये ऐसे इंसान पेशेंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसके अलावा जैसे अगर आप जैसे मुझसे पूछो तो हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सी पेप्टाइड लेवल एक टेस्ट होता है जो बताता है कि शरीर के अंदर कितना इंसुलिन बन रहा है, सिक्रीट हो रहा है, तो इनडायरेक्ट असेसमेंट हो जाती है। तो अगर वो लेवल कम है तो भी चांसेस कम है कि मरीज को फिर इतने बदलाव से उसका डायबिटीज रेमिशन में चला जाएगा। लेकिन वो मरीज भी अगर वो चीज़ें करते हैं तो उनको फ़ायदा बहुत होगा। उनकी अगर 3 दवाइयाँ तो शायद 2 हो जाएंगी, शुगर कंट्रोल अच्छा होगा, लंबे टाइम तक कंट्रोल रह पाएगा। तो अच्छी आदतें हैं, जैसे मैंने पहले बोला, उनके फ़ायदे ही होते हैं। तो बतौर एक डॉक्टर आप एक कोई चीज़ जो वहाँ बैठे हर व्यक्ति को कहना चाहेंगे कि उन्हें डायबिटीज से बचने के लिए वो एक काम या तो करना है या नहीं करना है, कोई एक चीज़? मेरा मैसेज तो एक ही रहेगा कि डायबिटीज़ के मरीज को अननेसेसरी अपने शरीर में फैट नहीं जमा होने देना है। आप अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस पे ध्यान रखिए, अपनी बेल्ट मत बढ़ने दीजिए। उसके लिए जो भी तरीके हैं, जैसे समय से उठना, अब आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, जो आपके माँ बाप या आपके दादा दादी बता के गए हैं, जो हमें सबको पता है, हमें वो सब करना है। और क्या नहीं करना, में तो मोस्टली देखो, अब आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना है, स्ट्रेस लेवल कम करने हैं, एक एक्टिव और हैप्पी लाइफ जीनी है, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा सबके लिए। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप खर्ब, जिन्होंने तकरीबन सभी सवालों के जवाब दिए। अगर आपके पास और सवाल हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम जवाब लेकर जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और NDTV देखते रहें।